वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि बीकॉम और एमकॉम कोर्स मटेरियल के साथ ही इसमें यूजीसी नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड आपको आवश्यक मटेरियल और टिप्स समय समय पर मिलते रहेंगे। साथियों, अंकेक्षण हमारे बीकॉम फाइनल ईयर के साथ ही यूजीसी नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के सिलेबस में भी शामिल है। ऐसे में बीकॉम कोर्स के दौरान ही हम इसका अच्छे से नोट्स बनाकर तैयारी करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में और इसका बेहतर लाभ हम ले सकें। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अंकेक्षण एवं लेखाकर्म। बीकॉम फाइनल ईयर में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अंकेक्षण से रिलेटेड लेखाकर्म की आवश्यकता है, जबकि अंकेक्षण व्यापार के लिए विलासिता। इस कथन से आप सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। दूसरा, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, लेखाकर्म वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है, और अंकेक्षण वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ लेखाकर्म समाप्त होता है। इस कथन को स्पष्ट समझाइए। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पुस्तपालन है क्या चीज़। पहले क्या है, पुस्तपालन और लेखाकर्म के कार्यों में विशेष अंतर नहीं माना जाता था। लेखाकर्म के अंतर्गत ही पुस्तपालन का कार्य भी आ जाता था, और इसको एक ही मनुष्य दोनों कार्य कर लेता था। परंतु आज के जो औद्योगिक युग है, इसमें पुस्तपालन और लेखाकर्म दोनों पृथक कार्य हो गए हैं। जैसे पुस्तपालन में हम किसको लेते हैं, जनरल प्रविष्टि, जनरल एंट्री करना, प्रविष्टियों को खाता बही में खतौनी करना, इसकी जो हम खाता बही में लेजर में जब एंट्री करेंगे उस प्रकार से, और खाता बही के भिन्न भिन्न खातों को, उनके अलग अलग खातों का योग करना और खातों का शेष निकालना, ये हमारे पुस्तपालन के कार्य के अंतर्गत है। लेखाकर्म के कार्य में हम किनको लेते हैं, पुस्तपालन के कार्य की जांच करना, फिर तलपट बनाना, व्यापारी के हम लाभ हानि खाता बनाना, चिट्ठा तैयार करना, और भूल सुधार समायोजन के जो लेखे हैं उसको सारांश तथा विश्लेषण, संक्षेप में सभी कार्य क्या है, सारांश और विश्लेषण की प्रक्रिया कह सकते हैं। तो इस तरीके से पुस्तपालन और लेखाकर्म दो अलग अलग कार्य आज के जो वर्तमान युग में है अलग अलग हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अंकेक्षण और लेखाकर्म क्या है। तो जहाँ लेखा, अब पिछले में हमने देखा पुस्तपालन जब समाप्त हो रहा है, उसके बाद लेखाकर्म का जो कार्य है, अकाउंटेंसी का कार्य है, बुक कीपिंग के बाद अकाउंटेंसी का कार्य शुरू हो गया है। अब अकाउंटेंसी के कार्य खत्म होने के बाद अंकेक्षण का शुरू होता है। कैसे, उसको देखते हैं। जहाँ लेखा कार्य समाप्त होता है वहाँ अंकेक्षण प्रारंभ होता है। एक अंकेक्षक लेखापाल के कार्य की जांच करता है। अंकेक्षण जो ऑडिट होता है, व्यापार के हिसाब किताब की जांच है, जो कि प्राप्त प्रमाणकों, प्रपत्रों, सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के आधार पर की जाती है। अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट देनी होती है और स्पष्ट करना होता है कि संस्था का लाभ हानि तथा चिट्ठा उसकी स्थिति का ठीक ठीक एवं सही रूप प्रस्तुत करता है अथवा नहीं। सीधी सी बात है, जब तक हम अपना रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे तब तक ऑडिट पॉसिबल नहीं है। तो लेखाकर्म जो है, अकाउंटेंसी है, ऑडिट से पहले होगा, और जब तक हम अपना रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे, हमारा रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ऑडिट जो है वो काम शुरू नहीं होगा। बुक कीपिंग जब खत्म होगा, पुस्तपालन का कार्य जब खत्म होगा, समाप्त होगा, तब लेखाकर्म, उसके बाद व्यापार लाभ, तलपट बनाना, व्यापार लाभ हानि और चिट्ठा, ये सब शुरू होगा। और जैसे ही हमारा रिकॉर्ड वगैरह दुरुस्त हो जाएगा, अकाउंट अपडेट हो जाएगा, उसके बाद हम ऑडिट शुरू कर सकते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जब पुस्तपालन समाप्त होता है तो लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है, और जब लेखाकर्म का कार्य समाप्त होता है तब अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं, लेखाकर्म का अस्तित्व अंकेक्षण से स्वतंत्र है, परंतु लेखाकर्म के बिना अंकेक्षण का कोई महत्व नहीं। जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि बिना रिकॉर्ड के उस पर हम ऑडिट कार्य कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। अंकेक्षण लेखाकर्म पर आधारित है, परंतु लेखाकर्म अंकेक्षण पर आधारित नहीं है। वो इसलिए कि जरूरी नहीं कि कुछ संस्थाओं के लिए ऑडिट अनिवार्य नहीं है, तो वहाँ पे अकाउंटेंसी का काम चल रहा है पर ऑडिट वहाँ पे नहीं कराया जा रहा है। अतः एक अंकेक्षक को लेखाकर्म के सिद्धांतों तथा व्यवहारिक प्रक्रियाओं से पूर्ण परिचित होना चाहिए। ऑडिटर को अपने ऑडिट के जानकारी तो होनी चाहिए, साथ ही अकाउंटेंसी का भी उसको जानकारी होना चाहिए। परंतु एक लेखापाल को, अकाउंटेंट को अंकेक्षण के कार्य में विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। अकाउंटेंट को, लेखापाल को अंकेक्षण के कार्य में कोई विशेषज्ञता की हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देख लिया हमने पुस्तपालन, लेखाकर्म और अंकेक्षण। इसमें जो अंतर है उसको हम देख सकते हैं। जैसे पुस्तपालन और लेखाकर्म के अंतर, पुस्तपालन के अंतर्गत लेन देनों का प्रारंभिक लेखा
और आवश्यक खाते तैयार करना, जो हम चर्चा कर चुके हैं। और लेखा कर्म के अंतर्गत तलपट, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, इस तरीके से है। उसी प्रकार लेखा कर्म और अंकेक्षण में भी अंतर हम कर सकते हैं कि लेखा कर्म के अंतर्गत सारांश और विश्लेषण करना होता है और तलपट, चिट्ठा, लाभ हानि खाता बनाना होता है। अंकेक्षण के अंतर्गत क्या होता है, लेखापाल के द्वारा बनाए गए जो अंतिम खाते हैं उसकी जांच करना होता है, खातों के संबंध में अपना रिपोर्ट देना होता है। लेखा कर्म के लिए संस्था में लेखापाल नियुक्त किया जाता है जो सवैतनिक कर्मचारी होता है। लेखापाल कर्मचारी होता है संस्था का, उसको वेतन मिलता है। अंकेक्षण जनरली बाहर का ही व्यक्ति नियुक्त किया जाता है और उसको इस काम के लिए पारिश्रमिक मिलता है, उसको वेतन, जो रेगुलर वेतन नहीं मिलता है। लेखा कर्म करने वाले के लिए अंकेक्षक की योग्यता आवश्यक नहीं है, जबकि अंकेक्षण का कार्य करने वाले को लेखा कर्म का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार पुस्तपालन की समाप्ति पर लेखा कर्म आरंभ होता है और लेखा कर्म समाप्त होता है तो अंकेक्षण प्रारंभ होता है। लेखा कर्म करने के पश्चात लेखापाल को रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं है, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऑडिट जो होने के बाद, अंकेक्षण का कार्य होने के बाद रिपोर्ट देना अंकेक्षक को आवश्यक होता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट हैं। जैसे कि एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, इसका जो विकास हुआ है दोहरा लेखा प्रणाली के साथ साथ हुआ है 1494, इस ईस्वी को आप याद रखेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली के विकास के साथ अकाउंटेंसी का विकास हुआ है 1494। और ऑडिट के लिए 1913 हमने पिछले वीडियो में देखा है, भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत जब अनिवार्य अंकेक्षण का प्रावधान किया उसके साथ इसका विकास हुआ है। इस तरीके से आप कुछ पॉइंट पुस्तपालन और लेखा कर्म के अंतर के लिए निकाल लेंगे और लेखा कर्म के और अंकेक्षण के अंतर के लिए कुछ पॉइंट आप निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेखा कर्म की आवश्यकता, लेखा कर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो इसमें पहला है संस्था का आकार, संस्था का आकार एवं स्वभाव। संस्था का आकार एवं स्वभाव में पहले देख लेते हैं हम। प्रत्येक संस्था, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी रूप में हो, उसमें हिसाब किताब रखना आवश्यक है। कुछ संस्थाओं का अंकेक्षण कराना अनिवार्य कर दिया गया है और यह तभी संभव है जब संस्था अपना हिसाब किताब एक उचित लेखा पद्धति से रखती है। उपयोगिता के दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि लेखा कर्म प्रत्येक संस्था के लिए आवश्यक है। अगर हम रिकॉर्ड एक उचित पद्धति से नहीं रखेंगे, उचित लेखा पद्धति से नहीं रखेंगे, तो उसका ऑडिट कराना संभव नहीं है। तो ऐसे में अंकेक्षण के लिए या संस्था के लिए अकाउंटेंसी आवश्यक है, अनिवार्य हो गया है। लेकिन अंकेक्षण कुछ संस्थाओं के लिए अनिवार्य नहीं है। कंपनी के लिए या कुछ जो विधान के तहत संस्थाएं या जिन संस्थाओं में विधान लागू होता है, ऐसे संस्थाओं के लिए अनिवार्य है। इसके बाद हम बात करते हैं लाभ व हानि का ज्ञान करना। लेखा कर्म की आवश्यक पद्धति के प्रयोग के बिना वर्ष के अंत में लाभ व हानि की सही स्थिति नहीं निकाली जा सकती। अतः प्रत्येक व्यापारिक संस्था के लिए वार्षिक लाभ हानि ज्ञात करने के लिए, उसके स्थायी जीवन के लिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है। इस तरीके से लेखा कर्म के आधार पर ही हम वार्षिक लाभ हानि की इसका सही ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ख्याति व कार्य क्षमता में वृद्धि करना। प्रत्येक संस्था की ख्याति लेखा कर्म की सही पद्धति के प्रयोग के बिना नहीं निकल सकती। अगर अकाउंटेंसी का उपयोग नहीं करेंगे तो सही ख्याति का हम गणना नहीं कर पाएंगे। सही व समुचित हिसाब किताब के बिना ख्याति का ज्ञान असंभव है। कार्य क्षमता का मूल्यांकन करने तथा उसकी वृद्धि के उपायों को खोजने के लिए लेखा कर्म की सर्वोत्तम प्रणाली का प्रयोग अत्यावश्यक है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है प्रगतिशील व सजीवता। हिसाब किताब की उपयुक्त पद्धति के बिना संस्था की वर्तमान स्थिति का सही ज्ञान नहीं हो सकता। भविष्य में प्रगति किस प्रकार संभव है तथा संस्था किस प्रकार सक्रियता से कार्य कर सकती है, यह सब उपयुक्त लेखा प्रणाली के प्रयोग से ही संभव है। तात्पर्य यह है कि भावी योजनाएं तथा कार्यक्रम लेखा पद्धति की प्रक्रिया से ही सुलभ हो सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि। लेखा कर्म की अच्छी पद्धति प्रयोग में लाने से ही व्यावसायिक संस्था की साख में वृद्धि हो सकती है। सरकारी कर के लिए दायित्व के निर्धारण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने,
न्यायालय में इसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, विदेशी व्यापार के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए, तथा दिवालिया जो होते हैं, दिवाला की स्थिति में ऋण मुक्ति के संबंध में आज्ञा पाने के लिए हिसाब किताब रखने की उपयुक्त पद्धति अत्यंत ही सहायक होती है। इसके बाद अन्य बातें में जैसे व्यापार की योजनाएं हैं, गत वर्षों के लिए लाभ हानि से तुलना, सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान आदि कुछ ऐसी बातें हैं जो लेखाकर्मी की उपयुक्त पद्धति के प्रयोग से ही संभव है। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट है, जैसे संस्था का कार्य एवं स्वभाव, लाभ व हानि का ज्ञान करना, ख्याति व कार्य क्षमता में वृद्धि करना, प्रगतिशील व सजीवता, व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि, अन्य बात। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट आपके किताब और गाइड में होंगे, उसे भी आप यहाँ ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या अंकेक्षण विलासिता है। कुछ संस्थाओं के आधार पर विलासिता जो मान रहे हैं उनके निम्न कारण हो सकते हैं, जैसा व्यय में वृद्धि। किसी संस्था का हिसाब किताब अंकेक्षण किए जाने से उस संस्था के व्यय में वृद्धि हो जाती है। छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए वो इसको विनियोग न मान के खर्च मानते हैं, व्यय मानते हैं, अनावश्यक व्यय मानते हैं, अनावश्यक खर्च मानते हैं। तो इस तरीके से वो इसको विलासिता बोल सकते हैं। समय का अपव्यय, अंकेक्षण के कार्य में संस्थाओं को समय देना पड़ता है, तो संस्थाएं इसको अनावश्यक अपने समय का नष्ट होना अपव्यय मानते हैं। तो इस आधार पे वो इसको, छोटे व्यापारी हैं तो इस तरीके के इसको समय का अपव्यय के आधार पे विलासिता का गुण इसको बोल सकते हैं। अंकेक्षण हेतु तैयारियाँ, अंकेक्षण के लिए तैयारी करने की आवश्यकता होती है। इससे सारे कर्मचारी और जो संस्था से जुड़े हुए मैनेजमेंट हैं सारे इस कार्य में लगे हुए होते हैं। जैसे कि उसके लिए रिकॉर्ड अपडेट करना, सूची तैयार करना, लेनदार देनदार की सूची हो गई, प्रमाणक को क्रमानुसार फाइलिंग करना है, अप्राप्य संदिग्ध ऋण की सूची है। ऐसे बहुत से काम हैं जो ऑडिट से पहले हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसके लिए उनको समय नष्ट होता है और अंकेक्षण की हेतु तैयारी होती है, तो उनको परेशानियाँ भी होती हैं। इस कारण से वो इसको अपव्यय या फिर अनावश्यक मानते हैं। योग्य एवं कुशल अंकेक्षक का अभाव, जरूरी नहीं कि योग्य एवं कुशल अंकेक्षक मिल जाए, तो कठिनाई प्रत्येक संस्था को बनी रहती है। छोटे व्यापारियों को खास करके, तो संस्थाओं का विस्तार अधिक हो जाने से क्या है, योग्य अंकेक्षकों का भी तलाश करना, उनका अभाव बना हुआ है, तलाश करना कठिन है। तो ऐसे में एक ये अवगुण मान लेते हैं वो। गोपनीयता का एक, कुछ व्यवसायी अंकेक्षण को गोपनीयता भंग करने का भी माध्यम मानते हैं। तो ये ऐसे कुछ गुण हैं जिसके, गुण तो नहीं कहे, कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पर अंकेक्षण को विलासिता माना जाता है। पर इसके बाद हम निष्कर्ष में कहें तो अंकेक्षण जो है संस्था का आकार छोटा हो या बड़ा हो, संस्थाओं के लिए विलासिता नहीं आवश्यक है। यदि संस्था का आकार छोटा है तो भी उसका स्वामी अंकेक्षण को विलासिता, तो उसका स्वामी अंकेक्षण को विलासिता कह सकता है। फिर भी ऐसी संस्थाओं के लिए अंकेक्षण वांछनीय कहा जा सकता है, क्योंकि अंकेक्षण कराने से उसके रिकॉर्ड जो है अपडेट है कि नहीं, उसमें त्रुटियां हैं कि नहीं, कुछ उसमें अशुद्धियां तो नहीं हैं, ऐसे बातों की जानकारी संस्था के स्वामी को प्राप्त हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। ऐसे में उसके लिए वांछनीय कहा जा सकता है। साझेदार संस्थाओं के संदर्भ में कहें तो साझेदारों के पारस्परिक संबंध बनाने के लिए, संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा साख में वृद्धि के लिए अंकेक्षण आवश्यक होता है। और कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी का अंकेक्षण अनिवार्य है। तो इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि विलासिता है, यह अंकेक्षण को वांछनीय कहा जा सकता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।